नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस जानलेवा कैसे है। क्या कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है, यानी एक व्यक्ति के नाक से निकल करके हवा में ट्रैवल करते हुए क्या दूसरे व्यक्ति को ये संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस हमारे फेफड़ा को ही क्यों प्रभावित करता है, यदि कोरोना वायरस से हम संक्रमित होते हैं तो मेरी सांसें क्यों फूलने लगती है। इन सारे सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में है, क्या कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है, यानी एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है, इनके नाक से एक कोरोना वायरस निकला और हवा में ट्रैवल करते हुए दूसरे व्यक्ति को जाकर संक्रमित कर दिया। क्या ऐसा संभव है? तो इसके लिए हमारे पास दो जवाब है आपके लिए, एक हाँ भी है और एक नहीं भी है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर इनका जवाब हाँ और नहीं दोनों क्यों है। तो सबसे पहले, जब भी आप खांसते हैं या छींक लेते हैं तो खांसते समय लगभग 30,000 जो पानी का ड्रॉप है आपके मुंह से बाहर निकलता है, लेकिन यही आप अगर छींकते हैं तो लगभग 40,000 ड्रॉप आपके नाक से बाहर निकलता है। मतलब इस प्रकार का जाल बिछ जाता है पानी के ड्रॉप का, जो आपको दिखाई नहीं देता है। और ये जो ड्रॉप है जो आपके नाक के माध्यम से निकलता है, इसके एक ड्रॉप में लगभग 20 लाख कोरोना वायरस होता है। मतलब ये है कि अगर हम छींक देते हैं तो छींकने के बाद लगभग 40,000 ड्रॉप हमारे नाक से बाहर निकलता है, जो हमारे जस्ट आगे में रहता है, और उस एक ड्रॉप में लगभग 20 लाख कोरोना वायरस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके सामने में कोरोना वायरस का कितना बड़ा जाल बिछ जाता है। और ये जो कोरोना वायरस है जो ड्रॉपलेट के माध्यम से आगे बढ़ता है, तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 1 मीटर की दूरी तक जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर छींक देता है तो इसके नाक से जो ड्रॉपलेट निकलेगा वो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 मीटर तक जाएगा। अब सोचिए कि जब भी आप बाहर निकलते हैं घर से तो गवर्नमेंट आपको निर्देश देती है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 1 मीटर की दूरी क्यों मेंटेन करनी चाहिए। तो मुबारक हो, एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है कि हमें जब भी घर से बाहर निकलना चाहिए तो 1 मीटर का डिस्टेंस इसलिए मेंटेन रखना चाहिए क्योंकि सामने वाला यदि छींकेगा तो उसके नाक से निकलने वाला ड्रॉप 1 मीटर की दूरी तक आ सकता है, उनके बाद वो रुक जाता है। इस वजह से हमें 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं जैसे कि जो डस्ट पार्टिकल है वो तो हवा में तैरता है, वो आपको दिखाई भी नहीं देता है। जैसे आपने छींका तो जो कोरोना वायरस का ड्रॉप है वो जाकर के ये डस्ट पार्टिकल में बैठ जाता है, और डस्ट पार्टिकल पर लगभग कोरोना वायरस 2 से 3 घंटे तक रह सकता है। इसका मतलब जब तक डस्ट पार्टिकल उड़ रहा है तब तक उसमें कोरोना वायरस भी उड़ रहा है। इसका मतलब हवा में भी कोरोना वायरस है। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी रास्ते से गया और वो कोरोना संक्रमित है और उन्होंने यहाँ पर छींक दिया और इनके छींक से जो ड्रॉपलेट है वो इस डस्ट में चिपक गया, 1 घंटे के बाद इस रास्ते से आप आ रहे हैं, जैसे ही 1 घंटे के बाद इस रास्ते से आप आएंगे और ये ड्रॉप आपके नाक के माध्यम से आपके अंदर चला जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। इस वजह से गवर्नमेंट के द्वारा ये भी निर्देश है, तो जब भी आप घर से बाहर निकले, एक तो आप निकले ना, अगर निकले तो आप अपने मुंह में फेस कवर लगा लें, यानी मास्क लगा लें। तो मास्क लगाने के लिए ही क्यों कहा जाता है हमेशा, तो इनका भी जवाब मिल गया। मुबारक हो, एक क्वेश्चन का और जवाब आप जान गए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कोरोना हवा में तैरता है। तो इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति जो कि इनके नाक में कोरोना था और कोरोना इसके नाक से निकला और उड़ते हुए एक दूसरे व्यक्ति के नाक में चला गया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डस्ट पार्टिकल है तो उसके माध्यम से वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और सामने वाले को संक्रमित कर सकता है। तो चलिए, पहला प्रश्न का जवाब तो हमने आपको दे दिया। अब हम दूसरा प्रश्न का जवाब आपको देने का कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस फेफड़ा को ही क्यों प्रभावित करता है। हमारे शरीर में तो बहुत सारे अंग हैं, आखिर उनका जो फेवरेट है वो फेफड़ा ही क्यों है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कोशिकाओं से हुआ है, और हमारे शरीर में लगभग 37 लाख करोड़ कोशिका है, यानी 37 लाख करोड़ ऐसा यूनिट मिल करके तब हमारे शरीर का निर्माण हुआ। ये आपका एक यूनिट है, ये आपका कोशिका है, और ऐसे ऐसे लगभग 37 लाख करोड़ यूनिट मिलेगा तब हमारे शरीर का निर्माण होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो कोशिकाओं के बने हुए हैं। प्रत्येक अंग में कोशिका है। यदि इस कोशिका में ये कोरोना वायरस प्रवेश कर जाएगा तो हमें ये नुकसान पहुंचाएगा, अगर ये प्रवेश नहीं करेगा तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
तो सवाल ये है कि कोरोना वायरस किसी भी कोशिका में प्रवेश कब करेगा। तो इसके लिए कोशिका को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो हमारा कोशिका होता है उसके सबसे बाहरी वाले पार्ट को कहते हैं कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली है ये आपका सेमी परमेएबल होता है, यानी ये अपने अंदर वैसे चीज़ों को जाने देता है जिनकी इनको ज़रूरत है, जो इसे लगता है कि हमारे काम का है, हमारे जाति का है, तो उसको ये अपने अंदर आने देगा, अन्यथा किसी चीज़ को आने नहीं देगा। और इसके अंदर में जो वेस्ट पदार्थ बनेगा उनको वो बाहर निकलेगा। यही काम होता है इनका सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का, यानी ये आपका सेलेक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस जब भी अटैक करेगा तो उसको सारे सेल एंट्री नहीं देगा। कुछ ऐसे सेल हैं जो हमारे फेफड़े में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? फेफड़े में होते हैं। और उसको लगता है कि ये कोरोना वायरस उन्हीं के जाति के लोग हैं और ये इनको एंट्री दे देता है। लेकिन हमारे शरीर के अन्य अंग जैसे हाथ, पैर, ब्रेन, आँख, ये सब है, तो इन सब के कोशिकाओं में ये कोरोना प्रवेश नहीं कर पाता है। सिर्फ हृदय के कोशिका में। इनका भी कारण है क्योंकि जो हृदय नहीं, हम फेफड़ा की बात कर रहे हैं। तो फेफड़ा की जो कोशिका है, समझिएगा, फेफड़ा की जो कोशिका है उसमें ये कांटा कांटा बाहर निकला हुआ होता है, फेफड़ा के जो अंदरूनी दीवार है वहाँ पर। और कोरोना वायरस में भी जो आपका एक कांटा कांटा टाइप का बाहर निकला हुआ रहता है, इनको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे फेफड़ा में ही कोरोना वायरस क्यों प्रवेश करता है, फेफड़ा को ही क्यों इफेक्ट डालता है ये। तो उन चीज़ को समझने के लिए हमने फेफड़ा के कोशिका को देखा कि जैसा फेफड़ा का कोशिका कांटा वाला है वैसा कोरोना वायरस भी होता है कांटा वाला। यानी कोरोना के कांटे को स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है, कोशिका के कांटे को S2 रिसेप्टर कहा जाता है। यानी जो आपका फेफड़े का कोशिका है उसमें जो कांटा होता है उनको S2 रिसेप्टर कहा जाता है। जैसे ही कोरोना वायरस इनके संपर्क में आता है तो दोनों का कांटा एक दूसरे से मिलता है, और जैसे ही कांटा मिलता है तो फेफड़ा के कोशिका को लगने लगता है कि ये हमारे काम का चीज़ है। इस वजह से ये अलाउ कर देता है कि ये कोरोना वायरस आपके फेफड़ा के कोशिका में प्रवेश कर जाता है। मतलब ये है कि आपके शरीर के अन्य भाग जैसे हाथ, पैर, नाक, ये सब के कोशिका में ये कांटा नहीं होता है, जिनकी वजह से ये इनको एंटर करने नहीं देता कोरोना वायरस, इसलिए वो इफेक्ट नहीं डाल पाता। लेकिन फेफड़ा के कोशिका में ये आसानी से एंटर कर जाता है और फेफड़ा को ये प्रभावित कर देता है। और उनके बाद असली खेल शुरू होता है। माने जैसे ही कोरोना वायरस आपके फेफड़ा के कोशिका में प्रवेश किया, यानी अब ये आपके कोशिका के अंदर में आ चुका है। आने के बाद सबसे पहले ये अपने आरएनए के मदद से, यानी आरएनए निकालेगा और कोशिका को, यानी जो फेफड़ा की कोशिका है उनको हाईजैक कर लेगा। यानी हाईजैक करके उनको ये कहेगा, इनडायरेक्ट वे में कहिए, उनको किडनैप कर लिया या उनके ऊपर में कमांड कर लिया, और उनको अब ये जैसा निर्देश देगा वैसा ही काम करेगा। यानी अब कोरोना वायरस हमारे फेफड़ा के कोशिका को कहेगा कि तुम जो पहला काम कर रहे थे पहले, वो काम को छोड़ो, अब तुम मेरा काम करो। मेरा काम क्या करो? तो वो डायरेक्ट कहेगा कि तुम मेरा फ़ोटोकॉपी बनाओ, मतलब हम जैसे हैं वैसे बनाना शुरू करो। और जैसे ही ये निर्देश मिलेगा हमारे फेफड़ा के कोशिका को तो उनकी बातों को वो मान लेगा, क्योंकि आरएनए से उनको निर्देश मिलता है और वो निर्देश का पालन करना उनका कोशिका का कर्तव्य हो जाता है। और उनके निर्देश को मान करके ये लाखों कोरोना वायरस को बना लेता है 2 से 3 दिन के अंदर में। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर में हमारे फेफड़ा के कोशिका में लाखों कोशिका, यानी लाखों कोरोना वायरस के टाइप के कोशिका का निर्माण हो जाता है। और उनके बाद ये फट जाता है अगर, तो हमारे शरीर को संक्रमण फैलाने लगता है। अब समझिएगा, अब जो है कि विशेष खास बात है कि हमारे फेफड़ा के कोशिका में कोरोना वायरस प्रवेश कर गया है। समझिएगा इस चीज़ को, हमारे फेफड़ा के कोशिका में कोरोना वायरस प्रवेश कर गया है, और जैसे ही इसमें कोरोना वायरस की अधिकता होगा और ये फट जाएगा। अब फटने के बाद क्या होगा कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला, यानी अनवांटेड चीज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो हमारा रक्षा तंत्र है वो एक्टिव हो जाएगा, और रक्षा तंत्र एक्टिव होकर के वह कोशिश करेगा कि इस कोरोना वायरस को किसी न किसी रूप में मारा जाए। तो मारने के लिए सबसे पहला काम वो क्या करता है कि वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, कि हम गर्मी बढ़ा करके ही इनको मार देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन का जवाब आपको और मिल गया कि जैसे कोरोना वायरस होता है तो आखिर
बुखार क्यों हो जाता है? बुखार होने का वजह है कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कोशिश करता है कि कोरोना वायरस को मारा जाए। मारने के लिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मर जाएगा। तो उनसे भी नहीं होता है तो धीरे धीरे ये जो स्पाइक प्रोटीन है यानी कोरोना का कांटा है उनके कंपोजिशन को समझता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र और उनके बाद उन्हीं के टाइप का एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना शुरू कर देता है। यानी अब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया और ये एंटीबॉडी जा करके कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन है जो कांटा है उसमें जाकर चिपक करके कांटा को ब्लॉक कर देता है और ये कांटा जैसे ही ब्लॉक होता है तो हमारे फेफड़ा के कोशिका में ये कोरोना वायरस प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन इसको बनने में बहुत सारे समय लग जाते हैं, तब तक जो है कि हमारे शरीर में ढेर सारे कोरोना वायरस बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडी का निर्माण तब करेगा जब वो कोरोना को पहचानेगा। जब तक कोरोना के स्पाइक प्रोटीन को पहचानेगा नहीं तब तक वो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करा, इसलिए इनमें समय लग जाता है और तब तक जो है कि ढेर सारे कोरोना वायरस का निर्माण हो जाता है। और यही बात है कि जब शुरुआत में किसी व्यक्ति को यदि कोरोना वायरस होता है तो उनमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस प्रवेश करेगा अंदर, कोशिका को हाईजैक करेगा, हाईजैक करने के बाद तब वहाँ पर ढेर सारे कोरोना वायरस का निर्माण होगा और वो फटेगा। फटने के बाद तब जाकर के महसूस होगा कि हमें बुखार हुआ, क्योंकि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो टेम्परेचर हमारे शरीर को बढ़ाएगा और कोरोना वायरस को मारने का प्रयास करेगा। तो इस वजह से कि पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैल रहा है, क्योंकि हमें संक्रमण है, हमें खुद पता नहीं कि हम संक्रमित हैं, क्योंकि हमें बुखार नहीं आएगा तुरंत, कि जब तक ये आपका फटेगा नहीं ये बम जा करके तब तक हम जो है हमारा शरीर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो ही टेम्परेचर बढ़ाता है ताकि वो कोरोना वायरस को मार पाए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके कुछ दिन के बाद तब हमारे शरीर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेगा और वो एंटीबॉडीज़ तब बनता है जब वो कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है उनकी कंपोजिशन को पहचानेगा, तब उसी टाइप का एंटीबॉडीज़ बनाएगा और वो एंटीबॉडीज़ जा करके कोरोना के कांटे को मतलब जाम कर देगा, जिनकी वजह से वो अन्य जो हमारे फेफड़ा के जो कोशिका है उनके कांटे से उनका संपर्क टूट जाएगा, इनके बाद से वो संक्रमण रुक जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि जो मान लेते हैं कि जो नौजवान है उनके अंदर में ये एंटीबॉडी ज़्यादा बनता है, जिनकी वजह से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जो खास करके बूढ़े होते हैं तो ओल्ड एज के होते हैं तो उनके अंदर में ये एंटीबॉडीज़ बनने की क्षमता कम होती है, जिनके वजह से उनको उनमें जो संक्रमण की क्षमता है लगातार बढ़ते रहता है और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो नौजवान लोग जल्दी बच जाते हैं, इनका यही वजह है। तो बहुत सारे प्रश्न का जवाब आपको लगातार मिल रहा है। तो अब समझिएगा इस चीज़ को कि जैसे ही आपने देखा कि हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू किया, हमारे शरीर ने क्या किया, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू किया और ये एंटीबॉडीज़ जा करके कोरोना के कांटा को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद अब जो हमारा WBC है, अब हमारा जो WBC है वो क्या करेगा कि ढूंढ ढूंढ कर जहाँ पर जिस कोरोना में भी एंटीबॉडी ने उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है उनको जा करके वो खा जाएगा और खा करके क्या करेगा, पचा देगा। मतलब ये है कि सारे कोरोना वायरस जो हमारे फेफड़े में बने हुए थे उनको WBC जा करके अपने घर में घेर करके यानी खा जाएगा, खा करके उनको पचा देगा और पचाने के बाद ढेर सारे पस बन जाएंगे और वो पस हमारे जो फेफड़ा का सबसे लास्ट वाला पार्ट जिनको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन का इंटरचेंज होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड आता है ऑक्सीजन जाता है, उसी कुपिका में जा कर के ये पस जो है जा कर के जाम हो जाएगा और जाम होने के बाद ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाएगा और इसी वजह से हमारा दम भी फूलने लगेगा। लेकिन दम फूलने में समय लगता है, तुरंत कोरोना वायरस होगा तुरंत आपका दम नहीं फूलेगा। जब तक कि ये WBC कोरोना को मार करके उनको पचाता नहीं है, वो पस नहीं बनता है, तब तक दम फूलने की समस्या नहीं आता है। और जब दम फूलने लगेगा तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपको वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ेगा। और आपको बता देते हैं कि जब भी अगर कभी भी कोरोना का वैक्सीन बनेगा तो देखिए कोरोना का वैक्सीन बनेगा तो वो क्या होगा, कैसे हमारे शरीर का वो बचाव करेगा, तो कुछ नहीं। जैसे मान लें अभी आपने देखा कि अगर कोरोना वायरस एंटर करता है आपके शरीर में तो आपकी जो बॉडी है वो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है कोरोना वायरस को पहचानने में वो समय लगा देता है। समय लगाने जब तक वो पहचानेगा फिर एंटीबॉडीज़ बनाएगा तब तक में ढेर सारे कोरोना वायरस बन जाते हैं हमारे शरीर में। तो ये जो वैक्सीन है वो क्या काम करेगा कि कोरोना वायरस मान लें हमें नहीं है और ये वैक्सीन हमको लगा दिया गया तो वैक्सीन में क्या होगा, इसी टाइप का कोरोना वायरस ही हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाएगा
और ये कोरोना वायरस जैसे ही प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा, यानी इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, इनके वजह से ये सावधानी बरता जा रहा है। मान लेते हैं कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश करेगा और हम तो इन्फेक्ट हो जाएंगे, और इन्फेक्ट होने के केस में उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन में कुछ नहीं होगा, बस कोरोना वायरस ही आपके शरीर में डाला जाएगा। और डालने के बाद क्या होगा कि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा, और पहले से ही वो सीख जाएगा कि आगे कोई भी इस प्रकार का खतरा होगा तो एंटीबॉडीज़ तुरंत बन जाएगा। तो ये आदत पड़ जाएगा। इसके बाद जब भी मान लें कि 1 महीने के बाद अभी आपको वैक्सीन लग गया और 1 महीने के बाद अब आपको कोरोना हुआ, क्योंकि आपका बॉडी पहले से जानता है कि वो जो स्पाइक प्रोटीन है उनके बारे में उनको नॉलेज है प्रतिरक्षा तंत्र को। तो जैसे ही कोरोना वायरस 1 महीने के बाद भी, वैक्सीन के 1 महीने के बाद भी प्रवेश करेगा तो आपका शरीर अभ्यस्त है वो स्पाइक प्रोटीन टाइप का एंटीबॉडीज़ बनाने में, और तुरंत बना लेगा, तुरंत कोरोना का मार देगा। इसका मतलब ये है कि कोरोना एक्टिव नहीं हो पाएगा, यानी जैसे जाएगा तैसे वो मर जाएगा। तो इसके वजह से इनका प्रभाव आपके शरीर से हट जाएगा। तो अगर जब भी वैक्सीन बनता है तो कोरोना वायरस को ही आपके शरीर में, यानी उस टाइप के वायरस को ही आपके शरीर में डाला जाएगा, और जिससे कि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए सीख जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अब कोरोना वायरस अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबों का।